सर, ये जो 90 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, इनमें सबसे ज्यादा तो मुर्शिदाबाद और मालदा के ही हैं। मालदा जी, में ही तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव हुआ, इसीलिए तो ये सब कुछ वहां पर किया गया। पिछले शो में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मालदा बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा जो है, कहीं 10 किलोमीटर दूर है, कहीं 25 किलोमीटर दूर है, बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और बिल्कुल ही उसके रीच में है। कितने घुसपैठी आ जाए, घुसपैठियों को ला करके बसा देना। और जिस तरीके से यहां पर ये आकर के बसे, इसीलिए सोनिया सिंह और एनआईए क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। लोगों की प्रोफाइलिंग हो रही कि वो कौन थे। और उनका नजरुल इस्लाम का ये कहना है कि हमने तो कागज दे दिए थे, पासपोर्ट दे दिया था, पैन दे दिया था, आधार दे दिया था, वोटर आईडी, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जो भी कागज के रद्दी के टुकड़े ला के रख दें, आप ये चाहते हैं कि हमारे श्रेष्ठ और ईमानदार कर्मठ न्यायिक अधिकारी उसको बिल्कुल बिना पूछे आपके मोहर लगा दे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, उसकी जांच न करें। ये तो होने वाला नहीं है। जांच तो होगी, गहराई से जांच होगी, क्योंकि जिस तरीके का चुट्टेपना तुमने दिखाया है, फर्जी कार्ड वार्ड बनवाए हैं, फर्जी अभिलेख बनवाए हैं, फर्जी कागजात बनवाए हैं, तो जांच नहीं होनी है। अरे देश चाहता है जांच हो कि जिस तरीके से तुमने पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि के ऊपर अत्याचार किया है, बंगालियों के साथ किया है, दुर्गा पूजा में व्यवधान पहुंचाया है, रामनवमी के जुलूसों पे आक्रमण किया है। ये जो तुमने पाप किया है, तुम्हारा पाप का नतीजा अब सामने आया है। सर, जैसे अभी आपने पासपोर्ट का जिक्र किया और बाकी दस्तावेजों का जिक्र किया, वहां पर तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि एक रिक्शे वाले का भी पासपोर्ट बना हुआ है, सब्जी वाले का भी पासपोर्ट बना हुआ है। भाई, इनका पासपोर्ट से क्या लेना देना। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर पासपोर्ट होगा तो भी मान लिया जाएगा कि यहीं का है। तो ऐसे ऐसे काम किए गए वहां पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। आपने हमने पासपोर्ट बनवाए हैं। आप बता दें कितना नाको चने चबाना पड़ता पासपोर्ट बनवाने में। अप्लाई कीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन होने दीजिए, फिर दोबारा एलआईयू का सत्यापन कीजिए, और उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस जाकर के अपने समय में देता। आसान नहीं होता है। और इनके रिक्शे वाले, भाजी वाले, खोंचे वाले, रेडी वाले, भिकमंगे सब पासपोर्ट होल्डर है। तो जाहिर है कि ये सब इन्होंने घर में बैठ करके पासपोर्ट तैयार कर दिया है। और वही पासपोर्ट जो है, अब ये देर करें कि बिना सोचे समझे, बिना जांच किए आप मोहर लगाइए कि बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे न्यायिक अधिकारी को मैं फिर उनको सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया है। कि मालदा, आपने सही कहा, अत्यंत संवेदनशील बिल्कुल बॉर्डर पे है। मुर्शिदाबाद अत्यंत संवेदनशील है, और अगर यहां पर पकड़े जा रहे हैं तो ये अत्यंत संतोष और हर्ष का विषय है। और एनआईए ने भी, देखिए, एक दो सोनिया सिंह की टीम में, आप बताइए, एक दो लोग नहीं है, 24 लोगों की टीम सोनिया सिंह के पास है। और 72 घंटे में उन्होंने जो करके दिखा दिया है, मैं समझता हूं कि आसान नहीं होगा। बहुत ही व्यवसायिक, दक्ष और कॉम्पिटेंट महिला अधिकारी हैं। और लोकल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जा रही है। अंजू जी, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। आप जो घुसपैठियों की बात कर रही है, लेकिन जो लोकल अधिकारी चीफ जस्टिस का फोन ना उठाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फोन ना उठाएं, और बिल्कुल इनएक्सेसिबल रहे। आप ये समझिए कि यहां पर घेराव और हत्याकांड की तैयारी हो रही है। थाने वाले का एक चौकीदार और होमगार्ड नहीं आ रहा है, और कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो स्थानीय अधिकारियों का जो संलिप्तता है, मेरा परामर्श होगा कि इनकी सबकी होनी चाहिए बर्खास्तगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसएसपी, डीएम, इनकी तो मिनिमम डिसमिसल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनका पाप खुल के सामने आ गया है। और इनकी संलिप्तता इस थर्ड क्लास राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, इनकी संलिप्तता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता, और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 311 संविधान में पूरी ये शक्ति और सामर्थ्य सरकार की कि इनको बर्खास्त करे। डीजीपी और मुख्य सचिव तो खैर 50 के ऊपर है, ये वैसे भी कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं। एसपी और एडीएम अगर 50 के नीचे हैं तो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें राजनीतिक विवाद भी हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विवाद तो खैर होना ही था। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि महिलाओं को आगे करना, सीसीटीवी को कॉम्प्रोमाइज करना, अधिकारियों का वहां पर न जाना, अधिकारियों का फोन न उठाना, और जिस तरीके से मुकदमे लिख करके न्यायिक अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा करके, रगेद करके भगाने की कोशिश की गई, ये साफ मालूम पड़ता है कि ये एक षड्यंत्र था। और इस जी। षड्यंत्र के पीछे स्थानीय अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बराबर के हिस्सेदार थे। और ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा, मुझे मालूम है कि कोई एक सरकारी गवाह, एक नहीं, कम से कम 10 बन जाएंगे और कहेंगे कि ये इशारे, ये संकेत नहीं, ये आदेश कहां से मिले थे। और ये बात जब बाढ़ का पानी ऊपर तक जाएगा,
तभी मैंने कहा था ममता जीत जाती है तो भी उनके लिए मुश्किल होगा, हार गई तब तो खैर बेड़ा गर्क ही है। क्योंकि सर अगर इन अधिकारियों की बराबर की भागीदारी एनआईए साबित कर लेती है, और जैसे आपने कहा कितने सारे सरकारी गवाह बन जाएंगे कि आदेश कहां से आया था, किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए, तो आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। और ममता बनर्जी का नाम अगर एनआईए की चार्जशीट में आ गया सर, तो फिर तो जैसे आप कह रहे हैं चुनाव जीती तो भी गड़बड़ होगा, और अगर चुनाव हारी तब तो फिर वो फंसेंगी। लेकिन एक चीज और, इससे आपने राजनीतिक षड्यंत्र की बात की ना, राजनीतिक बयानबाजी की बात की सर आपने, तो आप देखो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और कह रहे थे क्यों इंपीचमेंट नहीं हुआ ज्ञानेश कुमार का, सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर। सर जब इन न्यायिक अधिकारियों की लिंचिंग की तैयारी हो गई थी वहां पर, उस घटना पर तो किसी का मुंह नहीं खुला। ये वो पाखंडी दिमागी तौर पे ये धूर्त बेईमान है, निर्लज्ज हैं। ये तो संविधान की कॉपी लेके चलते थे, कहते संविधान जो है उसकी हत्या हो गई। तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी जब उत्तम नगर में एक अनुसूचित जात के व्यक्ति की हत्या हो गई थी। संविधान की हत्या तब नहीं हुई थी जब अनुसूचित जात के एक लड़के की इसलिए हत्या हुई थी क्योंकि उसने एक मुसलमान लड़की से शादी कर लिया और मुसलमान ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर, तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी। अब ज्ञानेश कुमार वगैरह की इंपीचमेंट आपको ताकत है, आप कर लीजिए, आपके पास तो संवैधानिक तरीका है। तो ज्ञानेश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंपीचमेंट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, सरकार तो नहीं करेगी। आप अपने तो करते नहीं, आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ममता और ममता के जो पाप हैं और टीएमसी के जो पाप है उसके बारे में किसी ने एक शब्द नहीं खोला। आज मैंने सुना कि इनके दल जो गया था इलेक्शन कमीशन से मिलने और वहां जाकर के इनके एक पूर्व सांसद ने जाके बड़ी अभद्रता और ऊंची आवाज में बात की। तो आप क्या समझते हैं कि आपका ये हक है जाके कहीं पे जाकर के अपनी जाकर के जो है चूरन बेचने का भोंपू लेके चले जाए और चूरन बेचने लगे? आप गए हैं किसी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ, वरिष्ठ अधिकारी का जानने का तौर तरीका होता है, बात प्रस्तुत करने का एक शालीन तरीका होता है, मर्यादित तरीका होता है। वहां जाकर के अगर आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो तो कोई अधिकारी बर्दाश्त करेगा नहीं। आप खुशकिस्मत थे कि आप इलेक्शन कमिश्नर क्या थे, पुलिस कमिश्नर क्या नहीं थे। पुलिस कमिश्नर क्या होते तो आप जैसे गए थे वैसे तो लौट के बाहर आप नाते, ये मेरी गारंटी है। अपने भाग्य को सराहिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मतलब आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई वहां, वरना आप वहीं पुलिस कमिश्नर के यहाँ गए होते तो मैं समझ सकता हूं कि अंजाम बहुत कुछ दूसरा भी हो सकता था। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ममता से तो पूछो कि उन्होंने क्या किया। न्यायिक अधिकारी को पिटवाने के बारे में तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? जो दौड़ा दौड़ा करके कई मोटरसाइकिल्स और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पीछा कर रहे थे, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते थे कि उनकी हत्या हो जाए? हमें लगता है आप चाहते थे कि उनकी हत्या हो जाए। हमें लगता है कि आप चाहते थे कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए और डर के भागे दोबारा कोई आए ना। जैसे पंचायत इलेक्शन में नहीं हुआ था कि सैकड़ों सीट पे कहीं पे कोई इकलौता इन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, दूसरा कोई खड़ा ही नहीं हुआ हमारे डर के। तो इस तरीके से तो अंजू जी फिर तो लोकतंत्र समाप्त हो गया। सर मेरे कुछ जानने वाले हैं पश्चिम बंगाल में ही हैं जो कि जानते हैं कि कहाँ का ऑब्जर्वर्स ठहरे हुए हैं, जो गए हुए हैं वहां पर एसआईआर के सिलसिले में। अब सोचिए कि जिस होटल में वो ठहरे वहां पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, कभी भी पानी बंद कर दिया जाता है। ये खबरें वहां से आ रही हैं सर, इनके बारे में कोई जिक्र तो होता नहीं है, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। आता है पानी आ जाएगा, नहीं आ रही है लाइट, ऐसा ही होता है। इस तरह से उनको दिक्कतें क्रिएट की जा रही है ताकि वो एसआईआर ना कर पाए। ये सब चल रहा है वहां पर अंदर खाने, लेकिन इसकी खबरें बाहर बहुत कम आ पाती, कुछ लोग ही बता पा रहे हैं। और अब तो सर जैसे 500 बटालियन सीआरपीएफ की वहां तैनात कर दी गई हैं, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला जा रहा था, आपने देखा हो कैसी तैयारी हो रही है वहां पर। उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं ना जो कि घर घर जाकर डरा धमका रहे थे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थे, तृणमूल के नेता। अब तो उनके भी नंबर लग रहे हैं। तो ममता तो बिलबिलाएंगी, इसीलिए तो कितना कुछ कह रही थी कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम एसआईआर में जो नाम कटे उनको वापस ले आएंगे, यहां तक बोल रही थी। जिनके नाम कटे हैं उनको लाएंगे, ये बांग्लादेश से और दावतनामा पेश करेंगे कि तुमको दिक्कत है तो तुम यहाँ आ जाओ। ये खाला जी का धर्मशाला है और खाला जी के धर्मशाला में सबको जो है मौका मिलेगा यहाँ रहने का, खाने पीने का और बेगुनाह भारतीयों का खून बहाने का, उनको बहु बेटियों को तबाह करने का। ये अब होने वाला नहीं है। काफी तुमने लूट मचा रखी थी, अब वो लूट संभव नहीं है। तीसरी चीज अंजू जी कि यहां पर जिस तरीके की बातें ये कर रहे थे, आपने पहला जो आपका प्रश्न था कि हमारे ऑब्जर्वर्स जहां बैठे थे अपनी हिफाजत का ध्यान रखें, प्रोटेक्शन ले भारत सरकार से।
और ये जो बिजली कट रही है, ये पानी बंद किया जा रहा है आपको प्रताड़ित करने के लिए, तो ये इसका उचित होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन रखें और इनसे हिसाब लीजिए कि कैसे कट गया। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कहिए कि अगर भविष्य में कहीं पानी वानी और लाइट वाइट कटी तो आपकी कैरियर की जो तारतम्यता है वो कट जाएगी। अब आपका कैरियर अब चलने वाला नहीं है। आप फेल प्रूफ, फूल प्रूफ बिजली और पानी सुनिश्चित कीजिए। इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि पावर जनरेटर आप लगा दें या सबमर्सिबल पंप आप लगा दें जहां पर ऑब्जर्वर्स रुके हैं, लेकिन आप समझ लें कि अब आप प्रताड़ित करके हमारे ऑब्जर्वर्स को आप डरा लेंगे, धमका लेंगे, वो अब नहीं होने वाला है। एनआईए जांच हो गई है और अब समरी डिस्पोजल। और मेरा एक और परामर्श होगा, दंगाइयों को, आतताइयों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों को एक और कानून होता है, शूट एट साइट। और वैसे भी पोलिंग बूथ पे अब बीएसएफ की एक महिला अफसर और एक पुरुष अफसर रहेंगे जो कि चेकिंग वगैरह करेंगे और बैकअप सपोर्ट के लिए रहेंगे। और शूट एट साइट के प्राविधान का इंतजाम, जहां पे लोग आगजनी, गुंडागर्दी, ये हरकत करते हैं, तो शूट एट साइट के अनुसार कार्रवाई करने पर विचार कर लें। ये इसीलिए बना हुआ कि दंगाई और आतताई के ऊपर प्रभावी अंकुश रहे, जिससे कि कोई दुस्साहस न कर सके। सर, चुनाव आयोग ने तो अब ये भी तैयारी की है ना कि जहां जहां वोटिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ है, वहां अंदर ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जो 360 डिग्री पर घूम जाएंगे, और अगर कोई दो लोग, अगर एक से ज्यादा लोग ईवीएम के सामने आ गए तो वहां पर अलार्म बज जाएगा। इस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी होगी, सब कुछ होगा। मतलब फुल प्रूफ सुरक्षित वातावरण में चुनाव की तैयारी हो रही है। और इसीलिए सर उनको मिर्ची लग रही, जो फर्जी वोटर डलवाते थे, तो मुर्के में जाकर कोई भी किसी का वोट डाल देता था। अब तो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आ रहे सर कि पता नहीं कहां कहां से बसें भर भर के लोग बंगाल पहुंच रहे हैं कि मेरा वोट यहां पर है, या असम पहुंच रहे हैं और भाषा वहां की बोल नहीं पा रहे। अंजू जी, मिर्ची नहीं लग रही, इनको तो लग रहा है कि जैसे कैक्टस नागफनी की झाड़ पे बैठा दिया है। इनकी तो वो दुर्गत है कि ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि रोएं गाय की हंसें। अब इन्होंने दरअसल ऐसा है कि इतनी अपनी दुर्गत खुद उन्होंने दावत दे दी है, पैर की कुल्हाड़ी चला ली है। सिंपैथी जीरो, विश्वसनीयता जीरो। और अब जिस तरह की सख्ती हो रही कि आपने बताया कि हाई कैलिबर एचडी सीसीटीवी लगे हैं, 360 डिग्री ऑपरेटिव हैं, तो ये जो बूथ कैप्चरिंग का इनका ड्रामा था वो भी खत्म हो गया। अब कहिएगा फिर बीजेपी का गुंडा लाया था या कहां का गुंडा आया था, तो आप देखिएगा सीसीटीवी तो कैद कर ही लेगा। खराब आप कर नहीं पाएंगे। जब खराब कर नहीं पाएंगे तो जो गुंडा था, अब बीजेपी का था, कांग्रेस का था, टीएमसी का था, वो तो पता लग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख ही नहीं रहा है, ऊपर वाला बता देगा किसने ये गफलत की है, और फिर ऊपर वाला देख के बता भी देगा। ऐसी गलती न कीजिएगा कि जो गलती कर रहा है बूथ कैप्चरिंग, वो भी ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि दुस्साहस आपने किया और गोली चली, फिर ऐसा ना हो कि कैजुअलिटीज हो जाए। सर, आपने अपने करियर में कभी सुप्रीम कोर्ट को, किसी राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ऐसे लताड़ लगाते हुए देखा सुना है क्या, जैसी लताड़ इनको लगी बंगाल वालों को? कभी नहीं, मैंने सुना भी नहीं था। बहुत वरिष्ठ अधिकारी होता है और चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बनने का मतलब उसने 35-36 साल अपने करियर में तपस्या की है और बेदाग रहा है, तभी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बना है। इस तरीके से चपरासी की तरह डांटा जाए, इस तरीके से जलील किया जाए, इसका मतलब आप पूरी तरीके से जमीन बेच करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आप न डीजीपी थे न चीफ सेक्रेटरी थे, आप दरअसल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की चलती फिरते आप उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी ऑफिस बन गए थे। ये करने से परहेज करें। आपकी जो दुर्गत हो गई, सारे देश और आपके परिवार ने भी देखा कि आपकी सत्यनिष्ठा और आपका कैलिबर और आपकी बेइज्जती, इससे परहेज करते हैं आप। डीजीपी आप हो ही गए थे, चीफ सेक्रेटरी आप हो ही गए थे, और क्या प्राप्त कर लेंगे आप? लेकिन आपके सारे करे कराए 35 साल के ऊपर उस दिन पानी फिर गया जब चीफ जस्टिस ने आपको सरेआम, सरे बाजार इस तरीके से लताड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और उसके बाद भी अगर वो अपने कर्तव्य का वहन करें और अपनी ड्यूटी को समझे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग तो डिसमिस होने चाहिए जिनको परवाह ही नहीं थी कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, फोन नहीं उठा रहे थे, ये कौन से बहाने हैं। लेकिन सर, अब जैसे आपने बताया कि एनआईए की टीम अभी और अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, अभी फोरेंसिक जांच भी होगी, सीन क्रिएट किया जा रहा है, तो बहुत कुछ होगा और इसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। इसीलिए वो इतनी तिलमिलाई घूम रही है। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।